हेलो एंड वेलकम टू आर्टिकल 351। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी काव्य क्लास 12 के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, उनका साहित्य में स्थान, उनकी भाषा शैली और रचनाएं। तो संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय से कॉर्नर में लिखना चाहिए और फिर थ्योरी के रूप में एक विस्तृत हेडिंग ऐसे डालनी चाहिए। तो इनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में कौसानी या कुमायूं में, जो कि आज के उत्तराखंड में है। इनका बचपन का नाम था गुसाई दत्त। इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत। संपादन किया है रूपाभ का। इनकी भाषा है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। शैली है छायावादी काव्य शैली। रचनाएं प्रमुख हैं युगवाड़ी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा। इनकी मृत्यु हुई है 1977 में। तो जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977 में कौसानी कुमायूं में या उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कविवर पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुर्मांचल कुमायूं के कौसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। तो जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो पालेंगे कौन? इनकी दादी और पापा ने इनको पाला था। 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। यानी कि जब ये 4th क्लास में पढ़ते थे और 7 साल की एज थी इनकी, तब इन्होंने कविता लिखी थी। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए तब अल्मोड़ा आए। तब वहाँ अपना नाम गुसाई दत्त से बदल के सुमित्रानंदन पंत कर लिया, क्योंकि ये लक्ष्मण को बहुत अच्छे प्रिय थे इनके लक्ष्मण, इसलिए उन्हीं के नाम पे सुमित्रानंदन कर लिया इन्होंने नाम अपना। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। यानी कि अब ये समय कौन सा है? महात्मा गांधी का टाइम है। भारत देश जो है अंग्रेजों का गुलाम है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, उस समय का है। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में काला काकड़ चले गए। यहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की प्रतिभा पत्रिका रूपाभा निकाली। तो रूपाभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया एक तरीके से। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पाठ की योजना बनाई। उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया और फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़े। इसी भ्रमण में इनका देखो, महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी का उस समय जब सबको वो आंदोलन कर रहे थे और स्वदेशी अपनाने की बातें कर रहे थे महात्मा गांधी जी, तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने लेकिन उतने ये कोमल हृदय के थे, तो ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा और वहाँ से इन्होंने रूपाभा पत्रिका निकाली और मार्क्सवाद के बारे में पढ़ाई की। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रेरित हुए उससे, तो लोकायतन लिखा। लोकायतन एक इनकी रचना है और सांस्कृतिक पीठ की भी योजना इन्होंने बनाई। और फिर उसको ट्रैक पे रखने के लिए उदय शंकर एक नर्तक, यानी कि नर्तक होते हैं ना, डांसर्स, तो उदय शंकर के साथ ये फिर भारत भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पे अरविंद इनको मिले। अरविंद हैं एक दार्शनिक, तो अरविंद इसीलिए इनका ये अरविंद का भी इन पे प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुए। प्रयाग लौटकर इन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित होकर अनेक काव्य प्रकाशित किए, जैसे कि स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा। तो ये अरविंद से प्रभावित होकर इन्होंने किया है। और अरविंद का दर्शन है जो अंतश्चेतनावाद, उसका नाम है अंतश्चेतनावाद।
1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी से संबद्ध हुए, यानी कि आकाशवाणी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे मतलब स्वच्छंद रूप से साहित्य की रचना करने लगे। साहित्य सृजन का मतलब है लेखन कार्य में आगे बढ़े। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकेडमी, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। जो साहित्य के 5 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछा जा सकता है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, इसमें केवल सोवियत लिखा है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है उसका नाम पूरा। फिर चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इम्पॉर्टेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा कि ज्ञानपीठ मिला है चिदंबरा के लिए। फिर 1977 में इनका निधन हो गया। पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं जैसे कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन में हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए मिलते हैं। मतलब कि जो इनकी शुरू की रचनाएं हैं वो प्रकृति से प्रेरित हैं, यानी कि प्राकृतिक वर्णन है उनमें। वो रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई थी, यानी कि ये पहाड़ों में ये रहते थे, हिमालय में इनका जन्म हुआ। एक तरीके से जो कुमायूं है वो हिमालय का क्षेत्र है, तो पहाड़ों के बीच में जब पहाड़ तो इतने सुंदर होते हैं, तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने बचपन से लेकर प्रकृति के बीच में ये रहे, तो वैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उसके बाद इनका मन जो है वो बदला और मतलब अलग अलग जैसी रचनाएं करनी शुरू की। जैसे कि जब पंत जी जब छायावाद का समय आया, जो जयशंकर प्रसाद जी का टाइम है, तो छायावाद से प्रेरित होकर रचनाएं करने लगी। फिर अरविंद के दर्शन के प्रभाव में आए, तो इन्होंने अरविंद दर्शन के प्रभाव से स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा ये सब रचनाएं की। पंत जी की काव्य दृष्टि के विकास से इनके काव्य संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। परिवर्तन हम लोगों को पढ़नी भी है। पंत जी अपनी इस रचना में सुंदरम के कवि के रूप में नहीं, इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। यह यथार्थ बोध इस जगत के कटु वास्तविकताओं के प्रति उन्हें विद्रोहशील भी बना देता है। मतलब इसमें इन्होंने क्या, जो संसार में हो रहा है उन सब चीज़ों को, उनकी कठोरता का वर्णन किया है परिवर्तन में। इनके संकलन युगांत की रचनाओं में हमें पुरानी व्यवस्था के विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। तो युगांत में क्या है, जो पुराने रीति रिवाज हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको बदल के नई चीज़ें, यानी कि अपडेट मांग रहा है। तो युगांत में अपडेटेड होने के चीज़ों का वर्णन है। फिर इनके युगवाणी और ग्राम्य संकलनों की रचनाएं जो हैं इसी विचारधारा की अभिव्यक्ति करती हैं। तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्य जो हैं इसी में है कि पुरानी रीतियां जो हैं उनको छोड़ना चाहिए और नई रीतियों को अपनाना चाहिए। यदा कदा इन रचनाओं में गांधी दर्शन के प्रभाव भी दिखाई देते हैं। पंत जी स्वभावतः आत्मनिष्ठ हैं, इसलिए मार्क्स के बहिर्मुखी और भौतिकवादी दर्शन में इनका मन अधिक समय तक नहीं रमा, यानी कि ये किसी और दर्शन से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। श्री अरविंद के आध्यात्मवादी दर्शन से परिचित होते ही उनकी ओर अनुरक्त हो गए, यानी कि इन पे मार्क्सवाद का प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं रहा, लेकिन अरविंद जी का जो दर्शन था उसमें ये अनुरक्त हो गए, यानी कि उसमें ज़्यादा इनका मन लगा। अरविंद के जीवन दर्शन में भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। पंत जी की रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इसी समन्वित जीवन दृष्टि को वाणी मिली। आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की इस दिव्य चेतना से ओतप्रोत हैं और नई मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट हैं।
पंत जी की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है। वह बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सादृश्य मूलक अलंकार इनके विशेष, मतलब इन्होंने अलंकार कौन कौन से यूज़ किए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और इनकी भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली। पंत जी का काव्य नारी प्रकृति, मानवतावाद और अंतश्चेतनावाद से प्रभावित है। उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट लक्षित होती है। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का सहारा भी लिया है। मार्क्सवाद द्वारा कवि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन करता है, क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका है। पंत जी साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं। मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। तो इस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय था। तो फिर से रिकॉल कर देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो छायावादी युग के महान कवियों में से एक हैं, और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म क्या है? प्रकृति के बीच में ही हुआ है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये। इनका जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा के समीप कौसानी में हुआ था, और जन्म लेते ही इनकी माता का थोड़ी देर बाद देहांत हो गया था। तो इनकी दादी और पापा ने इनको पाला। इनके पिता का नाम है गंगादत्त पंत, और इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त। लेकिन जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रा नंदन पंत कर लिया, और 1919 तक मतलब अच्छे से रह रहे थे। फिर गांधी के प्रभाव में आए, इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया, और फिर इन्होंने लोकायतन जो है वो एक पीठ की स्थापना की, और उसको चलाने के लिए उदय शंकर के प्रभाव में आए और उनके साथ भारत दर्शन कर रहे थे। फिर अरविंद इनको मिलते हैं, अरविंद के दर्शन से प्रभावित होते हैं, फिर वैसी ही रचनाएं करने लगते हैं। इनका मृत्यु जो होती है 1977 में हो जाती है। इनकी रचनाएं हैं लोकायतन, उसमें जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण एक सम्मान है भारत का, नागरिक सम्मान, वो मिला है इनको। और इनकी रचनाएं हैं लोकायतन, पल्लव, पीड़ा, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्णधूल, उत्तरा, अतिमा, स्वर्णिकिरम। और इनकी भाषा है खड़ी बोली, सरस भाषा है, सरल भाषा है, और इसमें मधुरता है, चित्रात्मकता है, संगीतात्मकता है, कोमलता है भाषा में। और साहित्य में स्थान इनका है कि ये प्रकृति और सौंदर्य के सुकुमार कवि हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण इनमें दिखाई देता है, और मार्क्सवाद से थोड़ा प्रभावित थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक प्रभावित नहीं रहे। और बस ना लिख देंगे, बहुत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।